ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। तो आइए देखते हैं कि आज का मुद्दा क्या है। लगातार हम अपने शो में काले धन के सफाई को लेकर सरकार की नोटबंदी के फैसले पर चर्चा कर रहे हैं और इस शो के जरिए हम विशेष मेहमानों से चर्चा कर इस फैसले के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे कि कैसे 500 और 1000 जैसे बड़े नोटों को बंद करने से आतंकवादियों की ताकत कम हुई है और आतंकी पोषण की जो सांसें हैं वो इस फरमान के बाद फूल रही हैं। आज का हमारा मुद्दा है नोटबंदी से कैसे लगेगी आतंकियों के वित्त पोषण पर लगाम। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, बेहद आसान तरीके हैं। ट्विटर के जरिए अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो #economytoday का इस्तेमाल कीजिए और अपना सवाल कीजिए। अगर आप मेल के जरिए सवाल भेजना चाहते हैं तो economytoday.tdnews@gmail.com का इस्तेमाल कीजिए। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल PK सहगल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबह सवेरे इस शो में जुड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। और जाली नोटों से जो एक हम कह सकते हैं आतंकवाद के दानव को फलने फूलने में मदद मिलती है, सरकार के नोटबंदी के ऐलान के बाद उस पर विराम सा लग गया है। सीमा पार से आतंकवाद फैलाने के लिए बड़ी मात्रा में हवाला और नकली करेंसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उस पर एक बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी सरकार ने की है। तो अराजकता फैलाने के लिए की जा रही फंडिंग पर बड़ी नकेल कसी गई है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर बैन लगाकर मोदी सरकार ने आतंकवादियों और देश भर में फैले नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ जहां हवाला के जरिए आतंकवादियों और अलगाववादियों तक पहुंचने वाले पैसे में काफी कमी आई है, वहीं नक्सलियों ने बड़ी करेंसी के रूप में जो पैसा जमा करके रखा था वो अब बेकार हो चुका है। आतंकवादियों और अलगाववादियों तक हवाला के जरिए जो पैसा पहुँचता था वह ज्यादातर 500 और 1000 रुपए के नोटों में होता था। अब पुराने नोटों पर बैन लगने के बाद इस फंडिंग में काफी कमी आई है। देश के कई राज्यों में फैले माओवादियों ने फिरौती के जरिए जो मोटी रकम जमा कर रखी थी उसे भुनाने में अब उनके पसीने छूट रहे हैं। वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने साफ किया कि जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के जरिए सुरक्षा बलों पर पथराव के लिए 500 रुपए और किसी अन्य काम के लिए 1000 रुपए की जरूरत होती थी। प्रधानमंत्री ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों पर बैन लगाने के बाद आतंकवाद के वित्त पोषण को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहीं हवाला चैनल के जरिए आने वाले पैसे का स्रोत भी सूख गया है। अब जबकि हिंसा और प्रदर्शनों को फंड करने के लिए पैसा नहीं है, इन कामों को अंजाम देने वाले चुपचाप बैठे हैं। हिंसक प्रदर्शन करवाने या पत्थरबाजी को फंड करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। जहां उच्च मूल्य वाले नोट बंद करने के बाद आतंकवाद का वित्त पोषण खत्म हो गया है और सुरक्षा बलों पर पथराव नहीं हो रहा, वहीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इसे सरकार का साहसिक कदम बताया है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। All right, let's begin this discussion with our guest in the studio, Major General PK Sehgal, who's a defense expert. Thank you, General Sehgal, for joining us here on Business Morning. So first we're talking about how this whole process of demonetization is going to be preventing terror financing. That's the big question that we're asking here today. If you could share your views with us. It has been an absolute and total masterstroke as far as the Prime Minister is concerned. At one go, all terrorist funding has stopped in the northeast, in West Bengal, as well as Jammu and Kashmir. If you notice, the security forces, the paramilitary forces, the J&K police were every day being attacked for the last 3.5 months continuously on a daily basis by the stone pelters. From the 8th, 9th November, there has been virtually no instance at all. It's come down to less than 5 to 10%. Till 8th of November, 30 schools had been burnt. Now the risk involved is far too much as against the dividends accrued to those who are burning the schools. No school has been burnt after the night 8th, 9th November. As far as the sleeper cells and modules were concerned in J&K, in northeast, all along the moist belt, they virtually dried up. It is money that makes the mayor run. There is no money. And the money that they had
has become absolute Debunked. worse than a piece of paper. It has got no value at all. Even a piece of paper has value. This has no value at all. With the result, the terrace back has completely been ripped apart. बिल्कुल And- हम- जी जी And to that extent, it's a great boon as far as India is concerned. If you notice, every single day, conditions in J&K are improving. Curfews being lifted almost on a daily basis. The private and public transport has come up on the roads in a very major way. Shopkeepers are doing brisk business. Tourists have started going back into Jammu and Kashmir, which is indicative of the fact that all this was artificially being created at the behest of the separatists who were doing everything on instructions being given from across the border. तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर लौट रही है और ख़ास तौर पर टेरर फंडिंग सर जिस तरह से इस्तेमाल की जाती है ख़ास तौर पर युवाओं को उकसाने के लिए उसमें भी कमी आई है लेकिन एक जो टर्म है उसका जिक्र लगातार किया जा रहा है वो है हवाला क्या लगता है कि हवाला के ज़रिए किस तरह से आतंकवादी अपने जो उनके मंसूबे हैं उनको अंजाम देते हैं और अब ख़ास तौर पर इस नोटबंदी के फैसले के बाद किस तरह से लगाम लग पाएगी हवाला की जहाँ तक बात की जाए हवाला पे तो बहुत बड़े पैमाने पर लगाम लग गई है हवाला पे भी लगाम लग गई है मनी लॉन्ड्रिंग पे भी लग गई है क्योंकि हवाला के समय आपका सामान आता था पैसा वहाँ पहुँचाया जाता था वो जो पैसा पहुँचाया जाता था वो ब्लैक मनी में था 500 से 1000 रुपए के नोट वो 500 के 1000 रुपए के नोट जो हैं बेकार हो गए अभी सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपको ट्रांसपेरेंटली बैंक के माध्यम से करनी पड़ेगी क्योंकि बैंक के माध्यम से करनी पड़ेगी तो आपको पकड़े जाएंगे इसलिए हवाला में बहुत बड़ी गिरावट आई है मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत बड़ी गिरावट आई है जो फेक इंडियन करेंसी बहुत बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में आई हुई थी और आ रही थी कई शहरों के माध्यम से पाकिस्तान के कई तरीकों के माध्यम से हवाई मार्ग से समुद्री मार्ग से लैंड मार्ग से खास करके वेस्ट बंगाल के मालदा रीजन से वो सब कुछ स्टॉप हो गया है बहुत ज़बरदस्त उनके इशारों पे देश में आर्म्स एंड एमुनिशन फैक्ट्रीज लग चुकी थी आपके यूपी में कई जगह पर थी वेस्ट बंगाल में कई जगह पे थी वो सारी स्टॉप हो गई है ऑटोमेटिकली सरकार को कुछ नहीं करना पड़ा क्योंकि पैसा ही नहीं है तो जो काम करते थे उनके इशारे पे गलत काम वो सब बंद हो गए So there has been terror financing has been choked. But General, if I want to ask you now, terror financing falls into three categories. That's tactical terror financing, operational terror financing, and through the counterfeiting, there is an economic warfare that can be loaded onto a country. If you could explain that for us and how these three categories really work when it comes to this whole terror funding modus operandi. Very, very interesting question. Pakistan has been deliberately trying for a very long time to somehow or the other stifle and weaken the Indian economy. And one mega method of weakening the Indian economy is to push in fake currency as large an extent as possible. Initially it was being pushed into India by Pakistan alone. Thereafter, over the last couple of years, China too has got into this business. This has stopped overnight. Similarly, this money was being used for other tactical reasons that you said. If you notice all along, whether it was the Gujarat border or the Rajasthan border or the Punjab border, Jammu and Kashmir, all our youth were getting addicted to drugs. That narco-terrorism was on in a very mega way. And despite the Prime Minister saying loud and clear again and again whenever he went to Punjab, that this is becoming increasingly worrisome for the country as 60 to 70% of the youngsters living in those areas have been affected. Somehow or the other, this was not getting controlled because there were too many people who were involved. Perhaps some people from within the countries, they were fingers pointed at BSF that they were denied, accepted. All this has come to an end at one go. You know, but there are reports coming in, there's counterfeiting again, you know, trying to happen where the new notes also concerned. So what needs to be the next big step in terms of curtailing that as well? The new notes that have been printed have got very many more security features vis-a-vis the past one. And most of these features are of the variety that they can't be very easily duplicated or replicated. The size of the note, the paper, everything has undergone a change. Initially, the paper that you were buying was from the same source. The ink that was being obtained was from the same source. Obviously, the sources have been possibly modified.
Pakistan will no longer be able to get the same ink, the same paper, and pushing in the same security features. Earlier note had 10 security features. Here you've gone in for 18 security features. It is almost an impossibility, and well, I will say nothing is impossible. The modern technology permits you to make the impossible possible. It will take time. And for the next 5 to 6 years, at least they will find it very, very difficult to do what they've been doing. And even when they start doing it, it cannot be. You see, up to about 4,000 to 5,000 crores worth of foreign currency had already, fake currency had already come in. At an average of about 70 to 100 crores a year. So it'll take them so many more years to kind of pump in that generate sort of a currency in that sort of a quantum. And don't forget that over the last 2.5 years, it has become extremely difficult. There is virtually no way that he's been able to push through fake currency via the air mode. He now uses the Indian diaspora, which is working in the Middle East countries, etc. When they come on leave, each one is told to carry a certain amount of currency. Fake currency, they say 50% is yours and 50% is ours. जी Okay. There also, we've got to get to know of it. जी As far as the sea route is concerned, it's virtually been closed. After 2008 Mumbai thing, it's been closed in a very, very major way. Land route, yes, it was coming in a mega way from Bangladesh. It's coming from Myanmar. It's coming from Nepal. We've been working towards closing that in totality. जी To a very large extent, we've succeeded, but there are gaping holes. जी In the interim period, those gaping holes, we are aware where the weaknesses lie. And hence, we got the time to ensure that those are closed. जी We have today a friendly dispensation government in Bangladesh, which is making sure that Bangladeshi territory is not that freely जी allowed to be used for anti-Indian activities. जी मेजर जनरल जहाँ तक बात हम आतंकवादियों की कर रहे हैं, ऐसे में माओवादी भी हैं जो काफ़ी सक्रिय रहे हैं और ऐसे में बहुत सी खबरें सामने आती हैं कि फिरौती के लिए जिनको उन्होंने किडनैप किया, अब वहाँ पर वो अपनी इस रकम को भी भुना नहीं सकते जो अगर उनके पास पैसा पड़ा है। क्या लगता है आपको कि आगे आने वाले समय में जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया, विमुद्रीकरण कह लीजिए, नोट बैन कह लीजिए, नोटबंदी कह लीजिए, लफ्ज़ अलग अलग है, मतलब एक ही है, इससे कहीं ना कहीं बहुत क्लियर मैसेज जाता है कि अगर आप इस तरह के टैक्टिक्स अपनाते हैं तो हमारे पास भी आपके लिए एक कड़ा संदेश तैयार है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हिंदुस्तान में 40% जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे हैं वो आज मॉइस्ट क्या कहते हैं, मॉइज्म की वजह से बुरी तरह से अफेक्टेड थी। जी आप देखो 9th 8th 9th के बाद में वर्चुअली एक भी डिस्ट्रिक्ट में इस माफी का कुछ भी नहीं हुआ बड़े पैमाने पर। जो हो रही है कार्रवाई वो सरकार की तरफ से हो रही है। सरकार की तरफ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो दे आर गोइंग ऑल आउट कि अभी मौका है उन लोगों को दबोचने का। सो इट इज द रिवर्स बैटल। वी आर ट्राइंग टू, सरकार कोशिश कर रही है कि उन लोगों को न्यूट्रलाइज किया जाए, उन लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए, उनके वहाँ सहूलतें बढ़ाई जाएं। सिविल जो एनवायरनमेंट वहाँ है, वहाँ पे हेल्थ केयर नहीं था, वहाँ पे एजुकेशन नहीं था, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ पे बेरोजगारी थी। इन चीज़ों पे बहुत बड़े पैमाने पर सरकार ध्यान दे रही है ताकि जो उनकी शिकायतें थी और जो जायज़ थी, जो उनके ग्रीवियंसेस थे बिल्कुल जायज़ थे, उनको बड़े से बड़े पैमाने पर जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए। अच्छा, आज अभी हम शो की तैयारी कर रहे थे और हम बात कर रहे थे, मैं और मेरी को एंकर, तो हम कह रहे थे कि चलिए 500 और 1000 के नोटों को तो आपने बंद किया, लेकिन क्या टेरर फंडिंग 100-50 रुपए के नोटों में भी हो सकती है क्या? इस तरह का भी क्योंकि आप लगातार डिफेंस एक्सपर्ट रहे हैं और आपने लगातार इस तरह से काफ़ी मोर्चों पर काम किया है, क्या लगता है कि खाली हम 500 और 1000 रुपए के नोटों का मुंह अगर बंद कर दें तो ये पूरी तरह से इस पर विराम लग जाएगा, या फिर 100 या 50 रुपए के जो ये नोट है उन पर भी उनकी वजह से भी टेरर फंडिंग में काफ़ी मदद मिलती है आतंकवादियों को? ये 500 और 1000 रुपए के नोट को इलीगल घोषित करने से या डिमोनेटाइज करने से आपके 80 से 90% जो टेररिस्ट फंडिंग थी वो खत्म हो गई है जी। 100 और 50 नोट है, ये छोटे नोट में, उसमें भी टेररिस्ट फंडिंग होती रही है जी। लेकिन जब वो टेररिस्ट आते हैं हिंदुस्तान में घुसपैठ करने के लिए तो उनको हिंदुस्तान में आके कुछ समय में खाना है, रहना है कहीं, जी 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 जी, तो बड़ी आसानी से 10 नोट ला सकते थे। 1000 के तो 10,000 हो जाए। वही अगर 50 और 100 में लाना है तो बड़ी आसानी से पकड़े जा सकते हैं। अगर आपने लाख रुपए लाना है तो अभी सूटकेस भर के लाएंगे तो वो सूटकेस भर के नहीं ला सकते। और अगर आपने करोड़ लाना है तो इमेजिन करिए कितने सूटकेस भर के लाएंगे, ट्रक लोड। तो वो इतना आसान नहीं है, इतना मुमकिन नहीं है
नहीं तो वैसे टेररिस्ट फंडिंग तो आपकी कॉइन्स में भी होती रही है। जो आपके 10 रुपए के कॉइन्स हैं, 5 रुपए के कॉइन्स में आप उनको अगर फोर्स कर रहे हैं कि 5 रुपए कॉइन्स को करो, 10 रुपए कॉइन्स को करो, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, बेसिकली आपने उनको कंप्लीटली नष्ट कर दिया है। क्योंकि 20 रुपए का नोट बनाने में, फर्जी नोट भी बनाने में पाकिस्तान को 15 रुपए लग जाएंगे। सो गेन्स बड़े लिमिटेड हैं, तो उसका फायदा नहीं है उनको। Okay. General Sehgal, we talked about the economic warfare, but when I was talking to you about the 3 categories that financing falls into, and when we're talking about tactical and operational, if you could throw more light on that for us as well. What was this money being used for our viewers, for them to better understand what this whole terror financing was all about, this terror funding, and then how it is curbed with the demonetization of those 500 and 1,000 rupee notes? No, you see, this is all semantics. When you said basically in the form of, in warfare, we have these operations at the strategic level, you have the operations at the operational level, and you have something at the tactical level. Tactical level is at the level where the smaller units function up to and including a divisional level. Operational level goes into a level of the corps and command. Okay. And when you go in for strategic warfare, it goes to theater and the army level, at the government level. So I don't think when we come down to economy, we need to look at it from the strategic or the operational or the tactical point of view. Because in economy, I have not heard of these terms. Okay. But what I wish to say, that whether you call it the operational level, or you call it the economic level, or you call it the tactical level, every single level has been plugged in a very, very major way. Once again, I reiterate that this is an absolute and total masterstroke. Not only it has worried people across the border. ISI and the army, Pakistani army, does not know what to do. In fact, there was a video which went viral, but very second day it got withdrawn. It was Dawn, which showed a meeting taking place on the 9th of November between Rahil Sharif, the chief of the army staff, and the Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif on the ramifications of Modi's act. Okay. The worry was to that extent that even the Prime Minister of Pakistan and the Chief of Army Staff of Pakistan were looking into everything has come to a standstill. Now, how do we progress our operations? How does the ISI progress its operations? How does Master Hafiz Saeed or Lakhvi or Salaluddin or Dawood Ibrahim? Dawood Ibrahim has virtually gone bankrupt overnight. All his sources, he's got at least 1,000, I'll say, sleeper cells and modules across in every major country, city in the country. True. There is no city in the country where he does not have sleeper cells and modules. All of them have gone defunct overnight. So So like you that said- is what is at the operational level. True, That so- is the responses to the effect is on a mega level. Checkmate. Okay. Like you said, a masterstroke. We're going to talk more about the internal effect also that it is going to have. And we're not just talking about terror, but the other problems that the economy has faced in terms of the terror that is leashed here in just a bit. Right now, we're going to take a quick break here. But remember, this is an interactive program. And if you want to understand anything about how this demonetization is going to be affecting terror funding, how it's plugged those holes from our guest in the studio, you can always tweet us on our Twitter handle. You can also use our Gmail ID to send us emails, because we will be answering for you live on the show at this point in time. Quick break here, more on the other side. In fact, very interesting. I was going to Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here.
BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हुए हैं। सहगल जी, ऐसा नहीं है कि जो ये विमुद्रीकरण का फैसला लिया गया इसके पीछे सरकार की मंशा बहुत क्लियर थी, लेकिन फेक करेंसी को चेक करने के लिए सेल भी बनाया गया है, पहले से ही काम कर रहा है। किस तरह से ये फेक करेंसी सेल काम करता है? जैसा कि हम पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ भी रही थी, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस तरह की ड्राइव्स चलाई जाती हैं, खासतौर पर आरबीआई द्वारा भी इंडियन बैंक्स में, कि नोटों को आप तरीके से समझ पाएं कि कौन से नकली है कौन से जाली हैं। तो ये फेक करेंसी सेल किस तरह से काम करता है? ये फेक करेंसी सेल जो है जिसमें स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जी, क्योंकि आप देखो जो फेक करेंसी है जो पाकिस्तान बना रहा था उसके 90% सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं बिल्कुल आइडेंटिकल है जो आपके नोट में है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर गलती हमारे देश में हुई। आपने उसी वेंडर से पेपर खरीदे जो वेंडर पाकिस्तान को भी दे रहा है, उसी वेंडर से इंक खरीदे जो पाकिस्तान को भी दे रहा है, और पाकिस्तान आप ही के देश की बनाई हुई मशीनें जो हमारे नासिक में प्रिंटिंग पे इस्तेमाल की थी, आपने कुछ साल पहले उन मशीनों को ऑक्शन कहा कि मशीनें ओल्ड हो गई हैं, नई मशीनें लाई जाएं, उनको रिडंडेंट डिक्लेयर करके ऑक्शन किया। बजाय ऑक्शन के उनको तोड़ फोड़ देना चाहिए था। ऑक्शन में दाऊद इब्राहिम के लोग वो मशीनों को खरीदा, उनको डिसमेंटल करके कई तरीकों से पार्ट बाय पार्ट उनको शिप क्रॉस किया कराची में, उनको रीअसेंबल किया गया। सो आप ही की मशीनें, आप ही का कागज़, आप ही का इंक, वही सिक्योरिटी फीचर्स लगा रहे हैं। कॉमन आदमी जो है उसको वर्चुअली नहीं पहचान सकता। जब आप लाइट के खिलाफ देखते हुए रहो, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स को लगाया गया जो बैंक्स के पास है, जिसके माध्यम से वो देख सकते हैं। स्पेशली ट्रेंड ऑफिसर्स को लगाया गया जो आरबीआई और बड़े बड़े बैंक्स में के बड़े बड़े ब्रांचेस में, यहाँ तक कि आप देखो आपके एटीएम्स के बीच में से भी फेक करेंसी आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वहाँ तक भी जो आपके लोडर्स थे वो नहीं पहचान पा रहे थे ओल्ड करेंसी है या फेक करेंसी है, नई करेंसी है। कुछ तो जानबूझ के बीच में डाले जा रहे थे। इनफैक्ट आई ऑल्सो फ्रॉम एटीएम में एक आध बारी मेरे पास भी 1000 रुपीज़ का नोट आया है जिसको मैं मार्केट में लेके गया हूँ, तो उन्होंने कहा ये फेक है। तो मैंने कहा मेरे को प्रूव कीजिए कैसे फेक है, बिकॉज आई कांट मेक इट आउट फेक। उसने कहा मेरे को नहीं पता कैसे प्रूव करना है, बट मेरे को लगता है ये फेक है। तो जब मैं बैंक में गया तो बैंक मैनेजर ने कहा वास्तव में ये फेक है। सो आई सेड कैसे कह रहे हैं फेक है? ही कुडंट कन्विंस मी। बट वो इतना आइडेंटिकल था कि आप इतने ज्यादा रिजेम्बलेंस है बिटवीन द एक्चुअल नोट एंड द फेक नोट की जो बहुत ही बड़ी मुसीबत बनती जा रही थी। But these enhanced features will surely go a long way in making sure. इस जो नई करेंसी में है, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही चीज़ें चेंज हो गई हैं। पेपर चेंज हो गया है। दिस पेपर इज आई एम टोल्ड इज प्लास्टिक कोटेड। आप देख रहे हो, उसको पानी में डालो, उसको क्रश करो, वो वापस अपनी रीगेन कर लेता है। दिस वाज नॉट इन द ओल्ड नोट। तो ये पेपर डिफरेंट है, इंक डिफरेंट है। इसको आप पानी से रब भी करो, इंक डजंट कम आउट एज अगेंस्ट द पुराने। इसमें कुछ भी डिटेरिएशन नहीं हो रही। प्लस सिक्योरिटी फीचर्स इतने ज़्यादा लगा दिए हैं। So makes it all the more harder to counter fake such a currency. Very hard, but as I say, if we can do it, given the modern technology, sure, the modern methodology, surely China is technologically far ahead of us. They but can, like you said, it's going to take them as many years and make it really difficult for them to do that. So it's an interactive program, and we've got some questions from our viewers for you as well on the show. Something they want to understand, I'm sure, about demonetization and how that affects terror financing. Let's take in our first question from one of our viewers who's just written it to us through Gmail, and he says, क्या सिर्फ demonetization terror खत्म हो सकता है या और भी स्टेप लेने होंगे? देखो, डिमोनेटाइजेशन जो है बहुत बड़े पैमाने पर टेररिज्म को कंप्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर 70 से 80% जो टेररिज्म है ऑलरेडी स्टॉप हो गई है। आपने कुछ और कदम लेने हैं, जैसे कि आपको सतर्क रहना है। आपने अपनी जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है, इंटेलिजेंस शेयरिंग है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, इसको बहुत बड़े पैमाने पर इम्प्रूव करना है। जब कुछ हादसा होता है, हम कहते हैं अक्सर कि बड़ा मेजर टेररिस्ट इंटेलिजेंस फेलियर था, तो हमारी इंटेलिजेंस में बड़ी लूप होल्स हैं। हमारे जो सी रूट्स हैं अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर उनमें वीकनेसेस हैं, उनको प्लग किया जा रहा है। आपके एयर सर्वेलेंस में वीकनेसेस हैं। आपके मालदा वाले एरिया में म्यांमार बॉर्डर पे, नेपाल बॉर्डर पे बड़े सारे वीकनेसेस हैं। इन सबको प्लग करना पड़ेगा।
फिर आपके यूथ ताकि रेडिकलाइज ना हो, जी आप इंटरनेट के ऊपर भी मॉनिटरिंग कर रहे हो, आज सर्वर्स के ऊपर भी मॉनिटरिंग कर रहे हो, कई प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हो, ये यकीन करने के लिए कि आपके जो यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं, चाहे वो ISI के माध्यम से हो या ISIS के माध्यम से हो, इससे पहले कि किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकें, आप उनको दबोच लें, आप उनको एजुकेट कर सकें। हिंदुस्तानी एक ऐसा देश है जो बड़ा फॉर्चूनेट है कि यहाँ का जो अवाम है, चाहे वो हिंदुस्तानी है चाहे वो मुस्लिम है, वो एसेंशली देशभक्त है। इसी देश के 1070 मौलवीज ने फतवा इशू किया अगेंस्ट ISIS। True, the unity and diversity that तो India is so proud of. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जो इस देश में कहीं नहीं है, और हमारे देश में 99% लोग जो हैं ऑफ ऑल कास्ट, ऑल क्रीड्स, ऑल रिलीजन्स एसेंशली देशभक्त हैं। बिल्कुल आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और आइए देख लेते हैं कि अगला ट्वीट किसका। अगला ट्वीट माही सिंह का है। सहगल जी ये जानना चाहते हैं कि व्हाट स्ट्रैटेजी कैन बी मेड टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ टेररिस्ट फंड एंड सेट अप फेक करेंसी सेल टू हिट देम हार्ड। सर उनका ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी हम बना सकते हैं कि जो बाहर से पैसा आ रहा है, जो फ्लो पैसा आ रहा है, और खासतौर पे कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकते हैं, खासतौर पर फेक करेंसी सेल के जरिए। It's a very interesting question and a very thought-provoking question. Obviously, this was one area which was an area of huge weakness and a grey area. The first step that has been taken by the government of India is a very strong step that you demonetize the 500 rupee note and the 1000 rupee note. This will take away almost 80% of the funding that was coming in. But then there are very many more sources of fake currency coming in, or I'll say not fake currency, you have gold smuggling, then you have the participatory notes, you have money laundering, you had hawala, you have protection money, you have extortion money. All these things would have to be very closely monitored if you really want to move on from 80% to 90% and upwards towards 95%. Okay. So all these would have to be concurrently addressed, and I am very happy to announce to everybody that the government of India today is aware and is acting in a very concerted manner to make sure that all this is choked to the extent that is possible. Okay, so tweets are flowing in. People really have a lot of questions about this whole issue now. Let's take in our next tweet that we've got from Smimit, I believe. Let's get that on the television screens and get an answer from you on that. What's the guarantee that terrorists will not make fake and counterfeit notes of the new, that is the 2000 and the 500 rupees notes? Sumit Mishra wants to know from Gmail, but I believe we've kind of answered that question already, sir. So there's one question that I really have for you. You know, when we're talking about plugging these holes in this whole terror operations or the terror financing that we've seen, then the dismantling of infrastructure, how far will it go, you know, to keep us all safe? Because that's what's really going to happen. That's going to be the next step. Well, for a very long time, they've been actually put out of commission. They will have to lie low, and even to lie low, they have to survive. And for surviving within the country, they have to have funds. And those funds have been stopped. Sure. To what extent Pakistan would be able to come to their aid? To what extent would Salaluddin or Dawood, because as I said, Dawood's, all the money that he had has become a cipher. How can he now reach out to these thousands of sleeper cells and modules across the country? Because if he doesn't fund them, if he doesn't finance them, they are nobody's servants. बिल्कुल They are servants of their own interests. It was their interest to hold his hand because he was financing them in a very mega way to run their businesses, to run their families, to look after their children, to look after their own business enterprises, etc. When that channel has been completely choked, why would they continue to remain dependent on him? बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास माल है तो ही आप दाल बजा सकते हैं, और कोशिश सरकार ने पूरी तरीके से की है कि किस तरह से इस पर रोक लगाई जाए। मेजर जनरल पीके सहगल, आप इस शो पर जुड़े, आपने अपने विचार इस मंच से साझा किए, बहुत से हमने कोशिश की कि ट्वीट्स और जीमेल के जरिए भी आपने उन लोगों के सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे इस शो पर जुड़ने के लिए। तो हमने इस शो के जरिए आज काले धन पर कड़ा प्रहार जो प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, कोशिश की है जानने की कि किस तरह से नोटबंदी का जो असर है वो आतंकियों पर पड़ता है, कैसे उनकी कमर टूटी और किस तरह से उनकी ताकत में कमी आई है। हालांकि जाली नोट और वित्त पोषण जो लगातार चल रहा था उसको रोकने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, ऐसा ही यहाँ पर हमारे एनालिस्ट का भी मानना है, इससे कहीं ना कहीं से मास्टर स्ट्रोक है और काफ़ी असर पड़ेगा। Yes, with that we come to the end of the show today. Thanks for watching. Namaskar. नमस्कार।